प्रमोद जो कि पिछले 2 घंटे से लगातार गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाकर वह अपने गांव जा रहा है। गांव से लगभग 15 किलोमीटर पहले उसे अचानक से बहुत तेज भूख लगती है और वह इधर उधर गाड़ी के अंदर से ही खाने पीने का कुछ सामान ढूंढने लगता है। देखते देखते अचानक से उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ती है जो कि फास्ट फूड का था और उसे एक महिला चला रही थी। उसके बाद प्रमोद अपनी गाड़ी उस ठेले के साइड में रोक देता है और उतरकर उस ठेले पर रखे हुए स्टूल पर बैठ जाता है। वहां जाने के बाद वह उस महिला से जो उस ठेले को चला रही थी कहता है कि मेरे लिए एक बर्गर बना दीजिए। उसके बाद वह महिला प्रमोद को बर्गर बनाकर दे देती है और जैसे ही प्रमोद उस बर्गर को उस महिला से लेता है और उसकी तरफ देखता है तो एकदम से उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है। वह गहन सोच विचार अपने मन के अंदर करने लगता है और वह सोचने लगता है अपनी पुरानी उन यादों को जिन यादों में कभी उसने अपनी जिंदगी को जीने का सपना देखा था। क्योंकि जब प्रमोद कॉलेज में पढ़ा करता था तो उसके साथ एक अंजलि नाम की लड़की पढ़ा करती थी जिसे वो मन ही मन बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। अक्सर वो कॉलेज के अंदर बैठा हुआ अंजलि को ही देखता रहता था, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते उसकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर आ जाता है और वह लड़की उस कॉलेज से चली जाती है। यानी कि प्रमोद अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था और यह महिला जो यहाँ पर बर्गर बेच रही थी उसकी शक्ल उसे अंजलि की शक्ल से मिलती हुई दिखाई दे रही थी। उसके बाद जो प्रमोद होता है वह अचानक से उस महिला से पूछ ही लेता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। अब इसके बाद जो वह महिला होती है एकदम से हैरान हो जाती है और हैरानी भरे भाव से प्रमोद से कहने लगती है कि साहब आप तो अमीर लोग हो, मैं तो यहाँ पर छोटा सा ठेला चलाया करती हूँ, आप भला मुझको कैसे जानते हो। उसके बाद वो कहने लगता है कि कहीं तुम्हारा नाम अंजलि तो नहीं। अब इस बात को सुनकर जो सामने महिला खड़ी हुई थी उसे बड़ी हैरानी होती है। वो कहती है कि हाँ मेरा नाम अंजलि तो है, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो। तो प्रमोद कहता है कि तुमने फलाने कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। तो इस बात को सुनकर अंजलि और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता, आप मुझे कैसे जानते हो। तो वह कहता है कि मैं प्रमोद हूँ जो तुम्हारी क्लास में पढ़ा करता था और अक्सर तुम्हारी तरफ घूर घूर कर देखा करता था। क्योंकि दोस्तों अंजलि जब कॉलेज में पढ़ा करती थी तो प्रमोद से एक बार उसने कह दिया था कि तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर कर मत देखा करो। इसी वजह से प्रमोद अपने प्यार का इजहार अंजलि से नहीं कर पाया था और वैसे भी प्रमोद बहुत ही शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति था। इसके बाद जो अंजलि होती है वो अचानक से अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगती है और अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से छुपाकर रेहड़ी पर ही इधर उधर थोड़ा सा काम करने लगती है। लेकिन तभी प्रमोद उससे कहता है कि अंजलि क्या हुआ जो तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो। तो उसके बाद अंजलि कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा काम है उसे कर रही हूँ, और बताओ तुम कैसे हो, ठीक ठाक तो हो ना। तो प्रमोद कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अपना ये हाल कैसे बना रखा है। कॉलेज के अंदर तो तुम अलग तरह से अपनी जिंदगी को बिताया करती थी, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। उसके बाद जो अंजलि होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तो प्रमोद पहले तो उसको शांत कराता है और शांत कराने के बाद उसकी इस हालत का कारण पूछने लगता है। तो अंजलि अपनी पूरी कहानी प्रमोद को बताने लगती है। कहती है कि प्रमोद कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी थी और शादी होने के बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई थी। वहां पर मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी रहा करती थी, लेकिन तभी 2 साल के बाद अचानक से मेरे पति की बीमारी के चलते मौत हो गई थी और उसके बाद मैं अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करने लगी थी। इसके कुछ दिनों बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे घर से भगा दिया था, क्योंकि अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ पर रहकर क्या करेगी। उसके बाद मैं अपने मायके में आ जाती हूँ और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती हूँ। मायके में कुछ दिन रहने के बाद जो मेरे भैया भाभी हैं वो मुझको ताना देने लगते हैं और उसी वजह से मेरे पिताजी मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गए और यहाँ पर उन्होंने एक ठेला लगाया जिस ठेले पर मैं फिलहाल काम कर रही हूँ। अब पिताजी बुजुर्ग हो चले थे, वह ठेले पर काम किया करते और हमारे घर का भरण पोषण किया करते। मैं पिताजी की हेल्प करवाने के लिए इस ठेले पर आया करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पिताजी की तबीयत ज़्यादा ही खराब रहने लगी तो उसके बाद अब इस ठेले को मैं ही चलाया करती हूँ। गरीबी के चलते मेरी दशा हो गई है और पिछले 5 साल से लगातार मैं यहीं पर यह ठेला लगा रही हूँ। अब अंजलि ने जैसे इस बात को प्रमोद को बताया था तो इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इधर जो प्रमोद था वह भी अंजलि की इस बात को सुनकर मायूस सा हो गया था, लेकिन तभी अंजलि उसकी मायूसी को तोड़ते हुए उससे कहती है कि छोड़ो प्रमोद, तुम ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, कम से कम पुरानी यादें तो ताजा हो गई। ये बताओ तुमने किसी
से शादी की या नहीं की। उसके बाद प्रमोद अंजलि से कहने लगता है कि शादी तो मैंने अभी तक नहीं की है। तो वो कहती है कि शादी करने का इरादा भी है या ऐसे ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करोगे। तो जो प्रमोद होता है वह अंजलि से कहता है कि शादी करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार किया करता था वह लड़की किसी और के साथ शादी कर चुकी है। तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कह दिया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा और मैं ऐसे ही अपना समय व्यतीत करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद अंजलि उससे कहने लगती है कि कौन है वो लड़की, जरा हमें भी तो बताओ कि कौन ऐसी खुशकिस्मत है जिसके लिए तुम अब तक कुंवारे बैठे हो। अब इस बात को सुनकर प्रमोद हंसने लगता है और हंसते हुए एकदम से उसे बता देता है कि अंजलि वो लड़की तुम ही हो जिसके लिए मैंने अब तक शादी नहीं की है। इस बात को सुनकर अंजलि को थोड़ी सी हैरानी होती है और वो कहने लगती है कि प्रमोद मजाक करना बंद करो, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूं और इस तरह का मजाक मुझसे सहन नहीं होगा। लेकिन तभी प्रमोद अंजलि से कहता है कि अंजलि मैं सच कह रहा हूं, तुम्ही से मैं प्यार किया करता था और तुम्हारी ही वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की है। तो अंजलि उससे कहती है कि अगर ऐसी कुछ बात थी तो तुम मुझे कॉलेज के टाइम में बता सकते थे। लेकिन प्रमोद उससे कहता है कि जिस दिन से तुमने मुझे डांटा था तुम्हारी तरफ घूर कर देखने से, उस दिन के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। उसके बाद जब तुम कॉलेज छोड़कर चली गई थी तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे से पैसे कमा लेता हूं और तभी तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए जाऊंगा। इसी चीज को सोचते हुए मैं ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा विदेश चला गया पैसे कमाने के लिए, और वहां से जब 3 साल बाद मैं लौटा तो मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में बताया और तुम्हारे घर वालों से बात करने के लिए अपने पिता को तुम्हारे घर पर भेजा था। लेकिन वहां जाने के बाद मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि जिस लड़की की तुम बता रहे हो उसकी तो 2 साल पहले शादी हो गई है। अब यह बात जैसे ही मुझे पता चलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इसी कारण से मैं नशा करने लगा और इधर उधर ऐसे ही घूमने लगा। काफी दिनों तक मैं ऐसे ही रहता हूं, लेकिन तभी मेरी माँ और मेरे घर वाले मुझे समझाते हैं कि ऐसा नहीं किया करते, अब उस लड़की की शादी हो गई है तो उसके ऊपर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर। और उनके समझाने के दौरान मैंने शराब को छोड़ दिया और दोबारा से विदेश चला गया। उसके बाद जब मैं विदेश गया था तो उसके बाद अभी लौटा हूं और एयरपोर्ट से उतरने के बाद मैं सीधा अपनी गांव की तरफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो अचानक से मुझे भूख लगी और मैंने यहां पर तुम्हारे ठेले के सामने गाड़ी रोक दी। मैंने सोचा कि कुछ खा लेता हूं और उसके बाद आगे का सफर तय करूंगा, लेकिन यहां पर मुझे तुम मिल गई। अब इस बात को जैसे ही अंजलि सुनती है तो वह एकदम से उसकी आंखों में दोबारा से आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसके बाद प्रमोद एक बार फिर से उसे शांत कराता है और पूछने लगता है कि अंजलि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम इस तरह से रो रही हो। तो अंजलि बताती है कि प्रमोद अगर उस टाइम पर तुम एक बार भी मुझसे अपने प्यार का इजहार कर देते तो मेरी तरफ से भी पूरी तरह से हाँ थी, क्योंकि अंजलि भी मन ही मन प्रमोद को प्यार किया करती थी। लेकिन जब प्रमोद ने उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो वह सोचने लगे कि शायद ये मेरा वहम होगा, क्योंकि जब प्रमोद उसे घूर घूर कर देखा करता था तो कहीं ना कहीं अंजलि के दिल में भी प्रमोद के लिए जगह बन गई थी और वह वेट कर रही थी कि प्रमोद कब उसे प्यार का इजहार करेगा और वह भी उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। फिर अंजलि कहती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ और तुम ऐसा करो किसी से शादी कर लो और अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरुआत करो। इसके बाद प्रमोद कहता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे भी दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। अब जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि सही फैसला है और इसी फैसले पर कायम रहना। इसके बाद अंजलि और प्रमोद में थोड़ी देर तक और बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में जो प्रमोद होता है अंजलि से एक बार शादी के लिए पूछ ही लेता है। वो कहता है कि अंजलि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तो अंजलि कहती है कि बताओ क्या पूछना है तुम्हें। तो वो कहता है कि तुम्हारा पति मर चुका है और तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और मैंने भी अब तक शादी नहीं की है, तो कैसा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब इस बात को सुनने के बाद अंजलि एकदम से उससे मना कर देती है और कहती है कि प्रमोद कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, अपनी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। तुम अच्छे खासे अमीर व्यक्ति हो और मैं यहाँ पर सड़क पर ठेला लगाया करती हूँ और इसी से अपनी जीवनचर्या को बिताया करती हूँ। तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और किसी और लड़की से शादी कर लो और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। लेकिन जो प्रमोद होता है वह अंजलि से कहने लगता है कि नहीं अंजलि, मैं तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ, और अंजलि उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद वह प्रमोद से कहती है कि इसको खा लो और खाने के बाद अपने घर चले जाओ और ये सब बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। अब उसके बाद प्रमोद उस बर्गर को खा लेता है और अंजलि से विदा लेकर वहां से चलने लगता है। अब जैसे ही प्रमोद अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता है तो अंजलि उसे रोकती है और कहती है कि प्रमोद तुम काफी देर से चल रहे हो और तुमने बताया था कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो ये लो एक बर्गर और खा लो, इससे तुम्हारी भूख और भी अच्छी तरह से शांत हो जाएगी और आगे का सफर तुम्हारा आसान हो जाएगा। लेकिन तभी प्रमोद अंजलि के पास जाता है और उसके कान में कहने लगता है कि अंजलि,
ये बर्गर तुम बचा कर रखना, कल मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आऊँगा और कल मैं तुम्हारे इस बर्गर को खाऊंगा। मैं तुम्ही से शादी करूंगा और ये बात जाकर मैं अपने घर वालों से करने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर अंजलि एकदम से असमंजस में पड़ जाती है और एकदम से धरती में ऐसे ही बैठ जाती है। वह सोच रही थी कि ये कैसा लड़का है, कितना जिद्दी है। मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी मुझसे शादी करने के लिए बेकरार है। आखिर क्या होगा इसका। इस बात को सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो प्रमोद उसके पास जाता है और उससे बैठने का कारण पूछता है और कहता है कि तुम ऐसे क्यों बैठ गई। तो अंजलि कहती है कि तुम्हारी इस बात को सुनकर मुझ में खड़ा होने की ताकत ही नहीं रही है, मैं सही से खड़ा नहीं रह पाऊंगी, तो इसी वजह से मैं नीचे बैठ गई हूँ। इसके बाद जो प्रमोद होता है उसको कंधों पे से पकड़ता है और खड़ा करता है और कहता है कि अंजलि, मैं तुम्ही से शादी करूंगा और तुम्हारे साथ अपने बचे कुछ जीवन को व्यतीत करूंगा। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, भले ही तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं करती इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। इसके बाद अंजलि की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था और वह एकदम से बौखला सी जाती है। प्रमोद उससे विदा लेता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से अपने घर चला जाता है। अब घर जैसे वो पहुंचता है तो वहां जाने के बाद अपनी माँ से शादी के लिए बोलने लगता है। कहता है कि मैं शादी करने वाला हूं माँ, और मेरी शादी की तैयारी की जाए। इस बात को सुनकर प्रमोद की माँ एकदम से खुश हो जाती है और इस बात को सुनकर फूली नहीं समाती है, क्योंकि प्रमोद अपने माता पिता की इकलौती संतान था और उसने शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन आज अचानक से वो शादी करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि बेटा आज ऐसा क्या हुआ जो तुम शादी करने के लिए तैयार हो गए। तो प्रमोद बताता है कि माँ, मेरा वही प्यार मिल गया है जिस प्यार के लिए मैंने शादी करने से मना किया था। वो मुझे वहां पर मिली है और वहां पर इस तरह से ठेला लगाया करती है और उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए और उसके बावजूद भी वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रही है। मैं उसी से शादी करूंगा और उसी से शादी के लिए मेरी तैयारी करूं। इस बात को सुनकर उसकी मां शादी की तैयारी में जुट जाती है और प्रमोद की शादी की धूमधाम से तैयारी करने लगती है। अगले ही दिन प्रमोद अपनी मां को लेकर दोबारा से वहीं पर जाता है जहां पर अंजलि महकते चहकते हुए उसका इंतजार कर रही थी। अंजलि को पता था कि प्रमोद जरूर वापस लौटेगा, तो इसी वजह से आज अंजलि अच्छी तरह से श्रृंगार करके वहां पर आई थी। और जैसे ही अंजलि को प्रमोद की मां देखती है तो एकदम से उससे शादी करने के लिए अपने बेटे की राजी हो जाती है और उससे कहती है कि बेटा 3 दिन बाद का मुहूर्त है और तुम्हारी शादी में जो भी खर्चा आएगा वो हम अपनी तरफ से ही करेंगे। उसके बाद अंजलि प्रमोद और उसकी मां को लेकर अपने घर चली जाती है जहां पर उसके बूढ़े पिता उसके साथ रहा करते थे। अंजलि की मां की मौत पहले हो चुकी थी तो उसका बूढ़ा पिता उसके साथ रहा करता था। तो वहां जाने के बाद जो प्रमोद होता है और प्रमोद की मां होती है वो उसके बूढ़े पिता से उसकी शादी की बात करने लगते हैं। प्रमोद पूरी कहानी उसके बूढ़े पिता को बताता है और कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और पहले भी एक बार मेरे परिवार वाले आपके पास शादी की बात करने के लिए आए थे, लेकिन उस समय आपने बताया था कि आपकी बेटी की शादी हो गई है। अब इस बात को सुनकर जो अंजलि का पिता होता है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है और प्रमोद की मां के सामने हाथ जोड़ने लगता है। कहता है कि बहन जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरी बेटी को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करेंगे तो। इसके बाद जो प्रमोद की मां होती है वो उनके हाथों को पकड़ती है और उन्हें रोकते हुए कहती है कि आप ऐसा मत कहिए, आज से आपकी बेटी हमारे घर की बहू है और कल यहाँ पर आकर मैं सारी तैयारी करवा दूंगी और उसके बाद मेरे बेटे की आपकी बेटी से शादी हो जाएगी। इसके बाद प्रमोद और प्रमोद की मां उसे मार्केट ले जाते हैं और मार्केट में ले जाकर उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं। प्रमोद उसे एक ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाता है और वहां पर जाकर ब्यूटी पार्लर वालों को कुछ पैसे देता है और कहता है कि कल इसकी मेरी शादी है और इसको अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। और दूसरे ही दिन बारात लेकर सीधा अंजलि के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर प्रमोद ने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया था और सारा इंतजाम करने के बाद वह वहां पर अंजलि से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जो अंजलि होती है वो दुल्हन बनकर प्रमोद के घर में पहुंच जाती है और हंसी खुशी उनके साथ रहने लगती है। इधर जो प्रमोद होता है वो अंजलि के बुजुर्ग पिता को भी अपने साथ ले आया था और वहीं पर उसकी सेवा करने लगता है। प्रमोद का परिवार भी अंजलि के पिता का अच्छी तरह से देखभाल किया करता है और उनको अच्छी तरह से घर के अंदर रखा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अंजलि से एक लड़की पैदा होती है और उस लड़की को पाकर अंजलि और प्रमोद बड़े ही खुश होते हैं। अब प्रमोद ने पास ही के शहर में यहाँ पर बिजनेस चालू कर लिया था और उसी बिजनेस को किया करता और अपने परिवार की देखभाल किया करता। इसके बाद अंजलि एक बार अपने पति से कहने लगती है कि मुझे अपनी उस ससुराल जाना है जहां से उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाला था। इस बात को सुनने के बाद जो प्रमोद होता है वो अपनी पत्नी अंजलि की भावनाओं की कदर करता है और दूसरे ही दिन उसको लेकर उसकी उस ससुराल में पहुंच जाता है जहां से उसको कभी धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वहां जाने के बाद जो अंजलि होती है अपने उन ससुराल वालों से खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था ना, तुम लोगों ने सोचा था कि इसका कौन होगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और ऊपर वाले ने आज
मुझे सब कुछ दे रखा है, मैं अच्छे से घर के अंदर रहा करती हूँ और मेरे पति मुझसे ढेर सारा प्यार किया करते हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद जो अंजलि के ससुराल वाले थे उनके सर भी नीचे की तरफ हो जाते हैं। अंजलि और प्रमोद अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं और इसी तरह से उनका गुजारा हो रहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी अंजलि और प्रमोद की, जिन लोगों ने कॉलेज में एक दूसरे से प्यार किया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाए और इसी वजह से एक दूसरे से 10 साल तक अलग रहे। बाद में वो दोनों जब इस बात को सोचते हैं कि अगर उस टाइम पर हम प्यार का इजहार कर देते तो आज हमारी जिंदगी कुछ अलग तरह की होती, लेकिन प्रमोद उसको समझा देता है और कहता है कि जो होना था वही होकर रहता है, इसमें हम तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कहानी आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।